नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की अपडेट्स लेकर। गजा में जो ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है, यानी जमीन पर जो लड़ाई चल रही है, उसमें इजराइल का एक बहुत सीनियर ऑफिसर, मेजर जनरल लेवल का एक ऑफिसर मारा गया है। एक ऑफिसर के मरने की बात को कंफर्म किया गया है। इसके अलावा और क्या क्या नुकसान हुआ है अभी तक डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन यह तो तय है कि ग्राउंड ऑफेंसिव जब तक चलता रहेगा, गजा में जो होगा वो होगा। इजराइल के भी सैनिक लगातार मारे जाएंगे, यह हमने पहले भी देखा है और अब भी देखा है। आसमान से बम गिरा देना बहुत आसान काम है, लेकिन जमीन पर जब लड़ाई होगी तो इजराइल को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस लड़ाई को बंद करने के लिए बहुत सारी पहल चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन पर आऊंगा। लेकिन उसके पहले एक और बात, मैं अक्सर कहा करता हूं कि दुनिया भर में ये जो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है, खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने की बात चल रही है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ये डिमांड कर रहे हैं कि फलस्तीन को यूएन की फुल मेंबरशिप दी जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति बाकायदा खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने के बाद कह रहे हैं कि जल्दी ही एम्बेसी बनेगी। जिस फ्रांस के अंदर फलस्तीन का झंडा फहराना एक अपराध था, उस फ्रांस के दीवार पर, उस फ्रांस की बिल्डिंग्स पर आप देखेंगे यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के झंडे के साथ साथ फलस्तीन का झंडा भी फहरा रहा है। ये सब जो कुछ हो रहा है, जिसके बारे में बहुत बात हुई है और आगे भी बात करूंगा, मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये सब अगर हो रहा है तो आवाम के प्रेशर की वजह से हो रहा है। मैं लगातार कहता हूं कि आवाम जिस तरह से फलस्तीन के साथ आई है, हुक्मरान जो हमेशा इजराइल के साथ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत खुद को बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। ये आज समझ में कायदे से आ जाएगा। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, हिंदुस्तान में तो उनको सब लोग जानते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी जी से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। दोनों लोगों की साथ में तस्वीरें आती हैं, सेल्फीज आती हैं। दोनों राइट विंग के लोग हैं, तो दोनों लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जब पूरे यूरोप में लगातार ये लहर चल रही है कि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाए, मेलोनी ने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने से मना कर दिया। मेलोनी ने कहा कि हम फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा नहीं देंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कल से आज तक लगातार यह खबर आ रही है कि इटली के 75 शहरों में, एक आध शहर में नहीं, ऐसा नहीं कि राजधानी में हो गया, एक आध जगह और हो गया, 75 सिटीज में, 75 शहरों में लोग सड़कों पर आए, जाम कर दिया, जबरदस्त विरोध किया। और ऐसा विरोध किया है कि इटली जाम पड़ा हुआ है। इटली में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मिलान में, रोम में, आप जिस शहर का नाम लीजिए उस शहर में प्रदर्शन चल रहा है। और दुनिया भर के अखबारों की यह हेडलाइन बनी है कि मेलोनी ने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने से इंकार किया, इसलिए जनता सड़क पे आ गई और पूरे इटली में आंदोलन चल रहा है। यानी आप सोच के देखिए, मेलोनी मना करती हैं कि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा नहीं देंगे, और वहां की आवाम जो है वो सड़क पर आकर इसकी मुखालिफत करती है। क्या ये सारे मुसलमान हैं? हो ही नहीं सकता। इटली में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी भी नहीं हो सकती कि 75 शहरों को वो ब्लॉक कर दें, 75 शहरों को वो जाम कर दें। ये इटली के हर तरह के नागरिक हैं, वहां के लोकल्स हैं, बाहर के लोग हैं, सब हैं। ये इटली के वोटर्स हैं, ये इटली के लोग हैं। मेलोनी की कुर्सी हिली हुई होगी, कमरे में बैठकर बात हो रही होगी, ट्रंप अंकल को फोन लगा के कह रही होंगी आपने बड़ा बुरा फंसा दिया, अब अगर मेरी गद्दी चली गई तो कौन बचाएगा। और यही डर उन मुल्कों में था जिन मुल्कों ने फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया है, और यही डर अरब मुल्कों में भी है। यहां तो लोकतंत्र भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है। अरब मुल्कों ने देखा है कि कैसे जब आवाम सड़क पर आती है तो बड़ी बड़ी गद्दियां पलट जाती हैं। यह डर है जिसकी वजह से सारे के सारे अरब मुल्क कम से कम जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। या सऊदी अरबिया की तारीफ की जानी चाहिए, जिसने आगे बढ़कर फ्रांस के साथ वो मुहिम चलाई कि यूरोप के और दुनिया के तमाम मुल्क फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मैं भी ये सवाल पूछता हूं कि इससे फलस्तीन को क्या हासिल होगा? बहुत कुछ हासिल होगा। आज तुरंत कुछ ना हो, आज ऐसा नहीं है कि वेस्ट बैंक में या फिर गजा के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी इस प्रेशर का क्या असर हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। खबर आ रही है कि ट्रंप साहब जो हैं वो आज मीटिंग करने वाले हैं। किसके साथ मीटिंग करने वाले हैं? इजिप्ट होगा उसमें,
जॉर्डन होगा, सऊदी अरबिया होगा, यूएई होगा और साथ में कतर होगा। यानी जो इंपॉर्टेंट अरब मुल्क हैं उनसे आज अमेरिका में मीटिंग करने वाले हैं ट्रंप। और गौर कीजिए, इस मीटिंग में इजराइल का कोई बंदा नहीं है। यह मीटिंग सिर्फ अरब मुल्कों के साथ हो रही है और कहा यह जा रहा है कि यह मीटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गजा के लिए हो रही है। यानी इस मीटिंग में गजा के अंदर जल्दी से जल्दी जेनोसाइड रुकवाने की बात हो रही है। एक प्रपोजल तैयार किया गया है, फ्रांस ने भी एक प्रपोजल दिया है जिसमें कहा है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन मिशन वहां भेजा जाए। यह एक तरह का यूएन पीस कीपिंग मिशन होगा। यानी इजराइल की आर्मी वहां से हटेगी और उसकी जगह एक इंटरनेशनल आर्मी जाएगी। इस इंटरनेशनल आर्मी का काम होगा कि इजराइल की आर्मी को गजा के ऊपर अटैक ना करने दे। साथ में रीबिल्डिंग की बात मैक्रोन ने भी की है। दुनिया भर की बात हो रही है कि रीबिल्डिंग वहां शुरू हो, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यूएई और कतर पैसा लगाएं और उनके लोग इंपॉर्टेंट रोल निभाएं। इसके बाद वहां से जाहिर तौर पर इन सब ने यह शर्त रखी है कि हमास का कोई रोल उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन हमास का रोल नहीं होगा यह कहने के साथ साथ कह रहे हैं कि रोल जो होगा वो फलस्तीनी लोगों का ही होगा। फलस्तीन के बाहर से जाकर फलस्तीन पर कोई राज नहीं करेगा। ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाएगी या अरब की जो फोर्स जाएगी वो वहां रीबिल्डिंग का काम करेगी, शांति स्थापना का काम करेगी। जब तक रीबिल्डिंग होती है लोगों को इमदाद पहुंचे इसका काम करेगी। जो लोग बीमार हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए कई सारे यूरोपीय मुल्कों ने कहा है कि हमारे यहाँ आके आप इलाज करा सकते हैं, तो इनको इलाज के लिए उन मुल्कों में भेजा जाएगा, अरब के मुल्कों में इलाज कराया जाएगा। एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं उनको दोबारा शुरू किया जाएगा। ये सारा कुछ करने का है। आखिर ट्रंप ये नॉर्मलाइजेशन के लिए अपनी तरफ से कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि वो फलस्तीन को मान्यता तो नहीं दे सकता। लगातार व्हाइट हाउस के बयान आ रहे हैं कि हम इन सब चीजों के खिलाफ हैं, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गजा के अंदर जंग खत्म हो जाए। ये सब कोई अच्छी बात नहीं लग रही है नेतन्याहू के। उसके कानों में पिघले शीशे की तरह, पिघले मोम की तरह ये आवाजें गिर रही हैं। लगातार वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि दुनिया में जिस तरह से अकेला पड़ा हुआ है, अब यह कत्लो गारत बहुत दिनों तक चल नहीं सकती। तो अब वो क्या कह रहा है? यहूदियों का नया साल है और उस नए साल पर उसने भाषण देते हुए कहा कि ईरान को हम बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं, ईरान को हम बड़े आसानी से हरा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब यह कुछ होगा तो उसके पास एक ही तरीका है कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कि वो कैसे भी ईरान पर हमला कर दे और फिर से जंग शुरू कर दे। डर बस इतना है कि पिछली बार ईरान ने जिस तरह की तबाही मचाई थी इजराइल में, अगर वैसी ही तबाही दोबारा मची और जाहिर तौर पर इस बार ईरान ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा, ज्यादा तैयार होगा इस जंग के लिए, और अमेरिका अगर सीधे उसके साथ नहीं आता है, सीधे अगर वो इजराइल के साथ नहीं आता है, तो इजराइल के लिए 15-20 दिन भी इस जंग को चला पाना आसान नहीं होगा। एक तबाही से बचने के लिए, अपनी कुर्सी की तबाही से बचने के लिए वो पूरे इजराइल को तबाही में झोंक देगा। और यही नहीं, 5 साल हो गए अब्राहम एकॉर्ड को, और जिस अब्राहम एकॉर्ड के बाद इजराइल ने सोचा था कि अब तो मिडिल ईस्ट में हम बिल्कुल राजा हो गए, दोहा पर किए हुए एक हमले की वजह से वो अब्राहम एकॉर्ड चरमराता हुआ नजर आ रहा है। अरब मुल्क अब इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि टर्की और इजिप्ट नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके अलावा लगातार खबरें आ रही हैं कि इजिप्ट इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर इजराइल ने वो हरकत दोहराई, इजिप्ट के अंदर कोई हमला किया, तो फुल ब्लोन जंग हो सकती है। और अगर फुल ब्लोन जंग होती है इजिप्ट के साथ, तो ये इजराइल के लिए कोई बहुत आसान चीज नहीं होगी। अमेरिका को भी दिक्कत होगी इजिप्ट के खिलाफ खुल के जाने के लिए, जिसके साथ उसके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ट्रंप के और अमेरिका के जो बयानात आ रहे हैं उसमें फ्रांस की मजम्मत लगातार हो रही है, लेकिन सऊदी अरबिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रांस को वो जानता है कि फ्रांस तो लाइन पे आ जाएगा आज नहीं तो कल। सऊदी अरबिया के बारे में जानता है कि वो उसको नाराज नहीं कर सकता। अमेरिका के कर्जे कौन चुका रहा है? यही अरब मुल्क चुका रहे हैं। अमेरिका की इकानमी में इन अरब मुल्कों का योगदान इतना ज्यादा है कि इनको किनारे करने की बात अमेरिका के लिए आसान काम नहीं होगा।
कतर उधर डिमांड कर रहा है कि जब तक इजराइल माफी नहीं मांगेगा हम अपने रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। और माफी मांगने का मतलब यह है कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू की इज्जत जमीन के नीचे चली जाएगी। तो अमेरिका भी बुरी तरह से फंसा हुआ है, इसलिए वो जानता है कि जल्दी से जल्दी अगर गजा में कुछ नहीं किया गया तो गजा जब तक जलता रहेगा, गजा में जब तक जेनोसाइड चलता रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति की उम्मीद करना बेकार है। और इसीलिए 2 स्टेट सोल्यूशन का मामला, यानी इजराइल को भी एक मुल्क का दर्जा दिया जाए, फलस्तीन को भी दिया जाए और फलस्तीन के सरकार को वो सारे हक दिए जाएं, वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो एक आजाद मुल्क को दी जाती हैं। लगातार ये डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा, इंडोनेशिया उन मुल्कों में से है जो इजराइल को कोई मान्यता नहीं देता है, उस पूरे इलाके को फलस्तीन कहता है। उन्होंने कहा कि अगर फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा मिल जाता है, अगर इजराइल इस बात को मान लेता है कि फलस्तीन एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क है जिसकी अपनी आर्मी, अपनी इकॉनमी होगी, तो हम भी इजराइल को मान्यता दे देंगे, इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर लेंगे। ये एक सीधा प्रस्ताव है कि तुम अपना पागलपन छोड़ो, अपने वजूद को बचाओ, हम तुमको भी एक मुल्क मानेंगे और फलस्तीन को भी एक मुल्क मानेंगे। इजराइल अभी इस मूड में लग नहीं रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर नेतन्याहू के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि अब ये जंगें खत्म हो, नेतन्याहू इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जाए और फलस्तीन भी एक खुद मुख्तार मुल्क की तरह रहे और पीसफुली को एग्जिस्ट करें दोनों। ऐसे लोग रास्ता देख रहे होंगे कि कब नेतन्याहू को हटा के फेंका जाए और फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाया जाए तथा साथ में इजराइल को भी उन मुल्कों से भी दोस्ती करने का मौका मिले जो फलस्तीन की वजह से उसके दुश्मन बने हुए हैं, दोस्त नहीं हैं। ऐसे में जब हमारे नरेंद्र मोदी जी बाकायदा हिब्रू में लिखकर नेतन्याहू को टैग करके नए साल की बधाई देते हैं तो सिर्फ हंसी आती है। लगता है कि भारत की विदेश नीति को कैसे इन्होंने चूचू का मुरब्बा बना के रख दिया है। क्या जरूरत है आपको? अगर यहूदियों के नए साल की बधाई देनी है तो नेतन्याहू को अलग से बधाई देने की क्या जरूरत है? दुनिया का कोई नेता यह काम नहीं कर रहा, लेकिन आप जबरदस्ती इजराइल के करीबी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि उसका जवाब भी हिब्रू भाषा में ही ट्रांसलेट करके जो कांग्रेस के युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उन्होंने दिया और यह सवाल पूछा कि जब गजा में इतना सारा कुछ चल रहा है, सारी दुनिया जो है वो इजराइल के खिलाफ फलस्तीन के साथ हो रही है, तो आप इतिहास के रॉन्ग साइड पर खड़े होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सच कहूं तो मोदी जी को यह जो हरकत है, यह बहुत भारी पड़ने वाली है। भारत की विदेश नीति को इस तरह से चूचू का मुरब्बा बनाया गया है कि आज जब यूएन के अंदर दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं तो नरेंद्र मोदी जी यूएन नहीं गए हुए हैं। क्यों नहीं गए हुए हैं? क्योंकि वहां जाकर इजराइल के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं और फलस्तीन के खिलाफ कैसे बोलते, अपने ही जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके खिलाफ कैसे बोलते, इसलिए घर बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि बिना मोदी जी से पूछे दुनिया में कुछ नहीं होता। आज दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन हो रहे हैं यूएन में और उस पूरे से मोदी जी गायब हैं। मोदी का कहीं कोई जिक्र नहीं है क्योंकि उनका कोई स्टैंड नहीं है। जब सारी दुनिया फलस्तीन को मान्यता देने की बात कर रही है, उसकी आजादी के लिए कोशिश करने की बात कर रही है, जब गजा में जंग रुकवाने की बात कर रही है, तो मोदी जी जो है ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर पर हिब्रू में लिखकर बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दे रहे हैं। क्या कहा जाए? मैंने कहा ना कि यह सब देखकर सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है, लेकिन आप इतिहास के गलत साइड पर खड़े होइए। लोगों के समझ में आ गया है कि अब फलस्तीन को आजाद मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। ना नेतन्याहू की धमकियां, ना गोलियां, ना मोसाद और ना ही अमेरिका की ताकत। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देखिएगा जल्दी ही गजा के अंदर पहले शांति होगी, फिर रिकंस्ट्रक्शन का मामला शुरू होगा और उसके बाद गजा को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाएगा। अभी पीए को हो सकता है ये जिम्मेदारी दी जाए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, लेकिन भविष्य में चुनाव होगा और नई पार्टियां, नए लोग वहां पर उभरेंगे और फलस्तीन भी उसी तरह अमन और चैन से रह सकेगा जैसे बाकी मुल्क रहते हैं। मैंने तो कहा कि मेरा सपना है कि फलस्तीन आज़ाद हो, मैं उसके वीज़ा के लिए अप्लाई करूं, वीज़ा मिले और वहां जाकर वहां से एक प्रोग्राम करूं और आप लोगों से कहूं कि देखिए, मैंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी में हम फलस्तीन को आज़ाद देखेंगे। आज हमने फलस्तीन को आज़ाद देख लिया। दुआ कीजिए कि आपकी और मेरी जो ये कामना है, हमारा और आपका जो ये सपना है, वो जल्द से जल्द पूरा हो। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।